हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस मशीन के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं उस मशीन के बारे में नो हाउ बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जैसा कि ये जो लेक्चर है ये बिल्कुल लेमैन यानी कि ज़ीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। जिस बंदे ने कभी इवन कंप्यूटर यूज़ नहीं किया उसको हम जो है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली चीज़ों को ग्रैस्प कर सके। इस तरह हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि मेन कंपोनेंट्स कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं जी। बेसिकली हम कंप्यूटर मशीन को बहुत ही बेसिक लेवल पे 3 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है उसका इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक प्रोसेसर होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। मोस्टली हम सब ने तो कंप्यूटर देखा हुआ है, जाहिर बात है, कोई भी पत्थर के दौर से तो आया नहीं है। तो हमें पता है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर को कोई चीज़ डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। इनपुट डिवाइसेस जिस तरह ये मेरे पास सामने आ रहा है, ये इनपुट डिवाइसेस आपके पास, इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका कीबोर्ड आ सकता है, माउस है इसमें आपका, और इसके अलावा इनपुट के लिए कोई टच स्क्रीन हो सकती है जिसपे डिस्प्ले के थ्रू आप इनपुट दे सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास इनपुट देने के लिए स्कैनर हो सकता है। ये आपकी इनपुट डिवाइसेस आपके सामने आ चुकी हैं। इस तरह आपके पास आउटपुट डिवाइसेस में सबसे बड़ी आउटपुट डिवाइस और सबसे मेजर आउटपुट आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होती है। उसके बाद आपका प्रिंटर होता है, और ये आपकी मेजर जो हैं ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हम कुछ टेंजेबल आउटपुट दे सकते हैं। टेंजेबल आउटपुट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो नज़र आती हो, जो समझ आती हो, और जिसको आप टच कर सकते हो। जैसे प्रिंटर से पेपर भी बाहर आएगा एक टेंजेबल फॉर्म में, इसको आप टच कर सकते हैं। तो ये हमारी दो जो है, फिलहाल हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। ये दो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा सिंपल है। कंप्यूटर क्या करता है, कोई इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का ना बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कुछ आपका लेगा, एक इनपुट लेगा, ठीक है जी, उस पर परफॉर्म करेगा प्रोसेस, और उसके बाद आपको कुछ रिटर्न कर देगा आउटपुट की फॉर्म में। ये इनका जो है बड़ा सिंपल सा ना रूल है कि इनपुट लेता है और प्रोसेस करके प्रोवाइड कर देता है। ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसको हम कहते हैं कि ये सारा काम प्रोसेसर कर रहा है, और इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैं आपको चीजें बता चुका हूं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं इस लेक्चर में। इसमें ऐसा है कि जो इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बता दी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर वगैरह हो गया, और आउटपुट डिवाइसेस में आपका मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन हो गई, और उसके बाद आपके पास चीज़ें आ गई, प्रिंटर वगैरह आ गए आपके पास। अब ये काम करती कैसे है मशीन? इनपुट डिवाइसेस से आपकी इनपुट जाती है प्रोसेसर के पास। मतलब एक ये आपका जो है ना, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको आप कहते हैं कि जो ब्रेन है कंप्यूटर का। ये आपका ब्रेन है, ये जो आपके पास आ रहा है ये आपका ब्रेन है, और ये आपकी जो है मेन मेमोरी यानी कि ये रैम है आपकी। किसी भी कंप्यूटर में रैम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेहद जरूरी है। रैम अगर नहीं होगी तो आपका सिस्टम जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि रैम क्या करती है, वो डाटा रेडी करती है प्रोसेसर के लिए, सीपीयू के लिए। अब बात करें सेकेंडरी मेमोरी आपकी हार्ड ड्राइव होती है, जिसको आप हार्ड डिस्क भी कहते हैं, ठीक है जी। ये आपकी हार्ड ड्राइव होती है।
उसके बाद ये क्या चीज होती है, ये आपकी रैम होती है और ये आपका क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है जी, सबसे पहले आप डेटा जो है आप इसको देते हैं, कोई भी इनपुट आप देते हैं, वो इनपुट यहाँ पे वो पहले चेक करता है कि उससे रिलेटेड डाटा मेन मेमोरी में मौजूद है, यानी कि रैम में मौजूद है। फिर रैम से अगर डाटा मौजूद ना हो तो वो हार्ड ड्राइव से लेकर रैम में आता है। फिर रैम से डाटा प्रोसेसर को मिलता है, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट वापस आपको मेन मेमोरी में देता है, यानी कि रैम में देता है, और रैम से डाटा जो है आउटपुट डिवाइसेस पर डिस्प्ले हो जाता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। अभी कुछ काफ़ी लोगों को ये चीज़ें इतनी अच्छी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब जूं हम इसके डिटेल में जाते जाएंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो चीज़ है ना, आपको मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। जब भी आप कंप्यूटर को देखेंगे, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो मेमोरी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आने बहुत ज़रूरी हैं कि कंप्यूटर डेटा स्टोर कैसे करता है, डेटा रिट्रीव कैसे करता है और आगे प्रोसेसिंग कैसे करता है। तो उससे पहले ना आपको मेमोरी लोकेशंस के बारे में समझ आनी चाहिए। हमारे पास मेमोरी जो होती है वो बाइट्स की फॉर्म में होती है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, इस तरह मेमोरी बाइट्स की फॉर्म में होती है। हम करते क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं, यानी कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करवानी होती है, तो वो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे जाकर सेव होती है, जिसका लोकेशन का एड्रेस हमें पता होता है। लेट से हम कंप्यूटर यूज करते हैं, एक फोल्डर या फाइल क्रिएट करते हैं, तो वो उसके लिए एक एड्रेस असाइन हो जाता है उसको, उससे रिलेटेड टू मेमोरी को। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस जगह पे अगर आपको देखा जाए, ये जो तीन ये जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, ये 3 बाइट लोकेशन है विद 1 एड्रेस। इस 1 एड्रेस नंबर 1 को आपने इतनी मेमोरी पे आया, इतनी बाइट लोकेशन पे आपका जो भी डेटा था वो आया है, उसको आपने एड्रेस 1 असाइन कर दिए। ठीक है जी। इस तरह अगला जो बाइट 4 और मतलब जो बाइट 4 और 5 है, इनको आपने एड्रेस 4 दे दिया, नाम इसको दे दिया आपने। इस तरह ये जो सिंगल एड्रेस है जो 1 बाइट की लोकेशन है, उसको आपने 6 दे दिया। मतलब मेरा कहने का मकसद है, लेट से आपकी कोई फाइल है, लेट से आपकी एक फाइल है जो कि जिसको रिक्वायर्ड है 3 बाइट मेमोरी। एक फाइल है आपकी, उसको रिक्वायर्ड है 2 बाइट ऑफ मेमोरी। इस तरह ये एक फाइल है आपकी जिसको 1 बाइट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड है। ये अब आपकी फाइल्स हैं। तो 3 बाइट वाली को एड्रेस 1 मिल जाएगा, ठीक है जी। 2 बाइट वाली को 4 और 6 बाइट वाली को 6। इस तरह आपकी मेमोरी जो है वो डिवाइड हो जाएगी और मेमोरी के कॉन्सेप्ट इस तरह काम करते हैं। इसी तरह लेट से मैं एक फाइल और क्रिएट करता हूं। मैं एक नई फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट से मैंने एक नई फाइल क्रिएट की है जिसको 2 बाइट चाहिए। ठीक है जी, ये एक मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूं। इसके लिए मैं यहाँ पर ये एरिया ले लेता हूँ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और इनको मैं कहता हूँ ये मेरा एड्रेस 8 है और ये एड्रेस 8 में इसको असाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, हमने ये वाला एरिया ले लिया। ठीक है, तो हमने इस 2 बाइट की फाइल को ये एड्रेस 8 असाइन हो गया। इस तरह इसका जो डेटा है वो इन 2 जगहों पे पड़ा रहेगा। फर्दर जब ये इंक्रीज करेगा तो हम इसको, इसकी वैल्यू को हम यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई भी आप जो प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, वो रन कैसे करती है कंप्यूटर के ऊपर। तो इसमें ना आपके तकरीबन चार कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें एक आपका होता है प्रोग्राम खुद होता है, जो आपने लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है जी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके पास। उससे रिलेटेड डेटा होता है जिसको उस प्रोग्राम ने यूज करना होता है। ये दोनों चीजें मिल के जाती हैं कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है
और कुछ रिजल्ट निकाल कर आउटपुट की फॉर्म में देता है। ठीक है जी। लेट्स से ये ऐसा है कि आपका कोई प्रोग्राम है कि जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा। नंबर जो है वो आपके डेटा के फॉर्म में मेमोरी में स्टोर है। लेट्स से मेरे पास जो प्रोग्राम है वो है a+b, यानी कि मैंने एडिशन का कोई प्रोग्राम लिखा है, कंप्यूटर के लिए दिया है। अब a और b में जो डेटा आएगा वो मेरे पास इधर मेमोरी में डेटा पड़ा होगा। लेट्स से एक 2 है और एक 3 है, ये a है और ये मेरे पास b है। ठीक है जी, ये डेटा आएगा मेमोरी से मेरे पास और ये मेरा प्रोग्राम है। जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आएंगी तो कंप्यूटर को क्या चीज़ मिलेगी, कंप्यूटर को यहाँ पे मिलेगा कि ये इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि a+b करना है, यहाँ से डेटा मिलेगा तो कंप्यूटर को पास क्या चीज़ आएगी, मतलब 2+3 आ जाएगा इसके पास। और यहाँ पे ये आउटपुट में आपको क्या दिखाएगा, आउटपुट में ये आपको दिखाएगा आंसर इज 5। ये सिंपल प्रोग्राम को चलाने का तरीका है कि जो एक बहुत बेसिक और सिंपल व्यू है कि कैसे प्रोग्राम जो है कंप्यूटर पे काम करता है। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है कि कंपाइलिंग एंड रनिंग अ C++ प्रोग्राम। क्योंकि हमने C++ से स्टार्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये C++ का प्रोग्राम जो हम लिखने जा रहे हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले कि हमें ये चीज़ें पता हो। अच्छा, ये कुछ चीज़ें आपको बहुत वेग कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, लेकिन ये जैसे ही हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने लेक्चर्स की तरफ तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आने लग जाएंगी। कंपाइलर बेसिकली होता क्या है? कंपाइलर का काम ये होता है कि आपने जो जिस लैंग्वेज में कोड किया है उसको कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ये काम होता है कंपाइलर का। हर लैंग्वेज का अलग कंपाइलर होता है। C++ का अलग कंपाइलर होता है, C# का अलग कंपाइलर होता है, PHP का अलग कंपाइलर, हर लैंग्वेज का एक अलग कंपाइलर होता है। कंपाइलर होता क्या? कंपाइलर बेसिकली ऐसा ही होता है जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास डिक्शनरी होती है, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी होती है, ताकि मतलब लेट्स से अगर ह्यूमन ब्रेन एक कंप्यूटर है, जिस तरह मैं एक कंप्यूटर हूँ, मुझे लैंग्वेज समझ आती है सिर्फ एक जो कि है उर्दू, तो मुझे जर्मन, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखनी होगी तो मुझे उसके लिए डिक्शनरी चाहिए होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही जो कंपाइलर होता है वो डिक्शनरी होती है। यानी कि मैंने अगर वहाँ पर कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखा है तो कंपाइलर से ट्रांसलेट होकर ऐसी फॉर्म में आएगा जो मुझे यानी कि मैं यानी कंप्यूटर को समझ आए। जिस तरह हम सबको पता है कंप्यूटर जो है वो 0-1 या की फॉर्म समझता है। तो इस तरह हम जब भी जो कंपाइलर होता है उसको C का प्रोग्राम दिया जाता है। यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं कि आपका ये प्रोग्राम है जो मैंने पहले बताया कि लेट से आपके पास A+B का कोई भी प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को दिया जा रहा है, तो कंप्यूटर को इसको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये C++ लैंग्वेज में है। जब तक मैं इसकी डिक्शनरी यानी कि इसका कंपाइलर इसको नहीं दूंगा। कंप्यूटर को मैंने साथ कंपाइलर प्रोवाइड किया और साथ C++ का कोड दिया, तब कंप्यूटर ने इसको ट्रांसलेट किया कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ लिखी हुई हैं इस डिक्शनरी के हिसाब से ये इंस्ट्रक्शन ये हैं जो मुझे समझ आ रही है। ठीक है जी। लेट्स से अगर मेरे पास कोई इंग्लिश का लेटर आ जाता है उसमें से कोई मुझे कोई वर्ड समझ नहीं आता तो मैं डिक्शनरी से देखूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा। तो वैसे ही ये जो C++ का प्रोग्राम कंप्यूटर के पास आया है इसको समझ नहीं आएगा जब तक कंपाइलर यानी कि डिक्शनरी इसके पास नहीं होगी। फिर जब कंप्यूटर को तब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं उसके बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। ठीक है जी। जब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो जाहिर बात है कि कोई उस प्रोग्राम के लिए कोई डेटा भी होगा। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हमारे पास कोई मेमोरी होगी। ठीक है, मेमोरी में कोई डेटा पड़ा होगा हमारे पास 2, 3, 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे पास कोई डेटा पड़ा होगा। ये डेटा जो है ये कंप्यूटर को मिलेगा, फिर उसके बाद ये आउटपुट जनरेट करेगा। यानी कि ये और एलेबोरेटेड और ये और आप समझ लें डिटेल्ड फॉर्म है कंप्यूटर का प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की। अच्छा जी, अब हमने ये चीज़ तो सीख ली कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका प्रोग्राम क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। अब नंबर 2 के एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी, कैसे लिखनी है। तो जब भी आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है सबसे पहले आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन पता हो। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है? अब जाहिर बात है कंप्यूटर मशीन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है, मतलब वो प्रॉब्लम जो कि बार बार सॉल्व करनी हो और कम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हम खुद ही मैथ्स की सॉल्व कर लेंगे, A+B करना है हमने, 2+3 करना है। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हों, बहुत बड़ा बड़ा रिकॉर्ड्स हों,
तो उनके लिए फिर हम कोई प्रोग्राम या कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखते हैं। तो प्रोग्राम डिज़ाइन होता कैसे है? प्रोग्राम डिज़ाइन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप फेज जो है ना, इसके फेजेस क्या हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है, यानी कि प्रॉब्लम आपको क्लियर हो, आप करना क्या चाहते हैं। लेट्स से मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे बड़े डिजिट्स को मैंने क्या करना है, बड़े नंबर्स को या इंटीजर्स को या रियल नंबर्स को मैंने ऐड करना है। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद एल्गो डिज़ाइन होगा। एल्गो क्या होता है? एल्गो ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन क्या कहती है? लेट से मैंने अगर दो नंबर्स का कोई कोड बनाना है, दो नंबर्स को मैंने ऐड करना है। लेट से मेरे पास दो नंबर्स हैं, ए प्लस बी में करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे पहले एल्गो जो डिफाइन होगा उसमें मैं क्या करूँगा, इनपुट करेंगे जी आप, इनपुट नंबर ए, उसके बाद नंबर 2 होगा इनपुट नंबर बी, और उसके बाद परफॉर्म एडिशन। तो ये मेरे फेज होंगे, ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये मेरा एल्गोरिदम है। उसके बाद इसकी डेस्कटॉप टेस्टिंग होगी। डेस्कटॉप टेस्टिंग क्या है कि भाई जो चीज़ हम बना रहे हैं ये नज़र कैसे आएगी, कि मतलब इनपुट करना है तो कोई प्रॉम्प्ट आएगा, कोई टेक्स्ट फील्ड होगी। लेट से मैं कहता हूँ जी, मैं इस तरह डिज़ाइन करता हूँ कि जी ये नंबर ए के लिए इनपुट है, ये नंबर बी के लिए इनपुट है। इसको लिखता हूँ मैं इनपुट, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। और जैसे ही मैं जब ये बटन दबाऊंगा, ये एक बटन है, जैसे ही इसको मैं प्रेस करूंगा तो यहां पर मेरा आ जाएगा रिजल्ट। ये मैंने डेस्कटॉप डिजाइन बना दी है। अब लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और यहाँ पे लिखता हूँ 4, और जैसे ही बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 7 आना चाहिए। ये मैंने इसका डिजाइन बना दी। एल्गो के बाद ये मैंने एक डिजाइन बना दी कि भाई इस तरह का मेरा प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, एल्गो बन गया, ये सब चीजें आपके पास आ गई। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि क्या नाम है, इसको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। अब आप किस में, एल्गो तो आपने अपनी इंग्लिश ज़बान में बनाया या उर्दू में बना सकते हैं, पश्तो में बनाएं, जिस मर्जी ज़बान में आप बनाएं, हिंदी में बनाएं, जो जिस मर्जी ज़बान में आप एल्गो बनाएं। लेकिन नेक्स्ट पार्ट इज कि आपने जब इसका प्रोग्राम लिखना है तो वो आपका कंप्यूटर को समझ आना चाहिए। अब मैं इंग्लिश में, पश्तो में, जिसमें भी एल्गो तो बना लूंगा, लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। तो उसके बाद करना क्या होगा, आपने एल्गो को ट्रांसलेट करना होगा C++ में। छोटा सा कोड में यहाँ लिख देता हूँ। लेट से मैं करना चाहता हूँ मतलब दो नंबर्स की इनपुट लेना चाहता हूँ। सबसे पहले जी आप करेंगे जी यहाँ पे Cin A के अंदर, इस तरह Cin B के अंदर, इंटीजर है जी A एंड B, ये आपका इंटीजर है। सीन आपने करवा ली। उसके बाद जैसे ही आप जब बी की सीन करवाएंगे तो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, आप करवाएंगे Cout A+B। ये एक छोटा सा जी प्रोग्राम है जो हमने वहां पर एल्गो बनाया, वो आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम की फॉर्म में आ गया। आपने इंटीजर लिए A और B, Cin करवाया A को, फिर Cin करवाया आपने B को, और उसके बाद Cout करवा दिया A+B। तो जैसे ही B in होगा, साथ ही इन दोनों को ऐड करवा के आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा कोड है। ये जो चीज़ मैंने बनाई है सारी, ये वाली, ये एल्गो की ट्रांसलेशन है, ये वाला मॉड्यूल है। ठीक है जी, एल्गो की ट्रांसलेशन है। उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे कि बार बार नंबर डिफरेंट दे के देखेंगे, चेक करेंगे कि प्रोग्राम की वर्किंग हो रही है नहीं हो रही। ये एक छोटा सा डिज़ाइन है किसी भी प्रॉब्लम को एल्गोरिदम में और उसके बाद C++ में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस, ये था हमारा आज का फर्स्ट इनिशियल लेक्चर, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में सीखा, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, थोड़ा सा मेमोरी का कॉन्सेप्ट देखा। हमने देखा कि सी का प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, एल्गोरिदम क्या होता है और इसकी ट्रांसलेशन वगैरह कैसे होती है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसके बारे में अगर आप और हमें कमेंट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में और इनको इम्प्रूव करने के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं, ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें और आपके लिए और फ्लेक्सिबल और इजी कोर्स जो है वो प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू।